नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छठ महापर्व की, जिसका आज चौथा और आखिरी दिन है। देश भर में छठ की रौनक दिखाई दे रही है। पूजा के लिए घाटों पर व्रतियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ्य देने पहुंच रही हैं घाटों पर। पूजा के दौरान कोविड की गाइडलाइन का पालन किया गया है। आपको बता दें कि इस मौके पर महिलाएं पूर्ण श्रृंगार करने के साथ ही नाक से शुरू करके मांग तक सिंदूर भरती हैं। छठ करने वाली महिलाओं की यही खास पहचान होती है। तो बिलासपुर में क्या कुछ माहौल है छठ महापर्व को लेकर, उसे हम जानेंगे और सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता उमेश मौर्य का। उमेश, किस घाट पर आप मौजूद हैं और क्या कुछ माहौल आप देख रहे हैं छठ महापर्व के आखिरी दिन? देखिए, मैं बिलासपुर के छठ घाट पे मौजूद हूँ और यहाँ छठ पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा छठ घाट माना जाता है और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु वो यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस बार घर पर रहकर ही छठ की पूजा की गई है। लेकिन फिर भी जिस लोगों की आस्था इस घाट से है वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये सुबह का वक्त है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने स्थान पर आकर पूजा पाठ और लोकगीत और माँ छठी मैया के लिए जो भजन कीर्तन होता है वो करती हैं। उसके बाद जैसे ही सूर्य ऊपर आते हैं, उगते हैं और सूर्य उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। सूर्य को अर्घ देने के बाद ही यहाँ पर जो इनके 36 घंटे का महाव्रत है उसका पारायण किया जाता है। और ये मान्यता है कि जब ये उपवास को तोड़ा जाता है तो अदरक और गुड़ से तोड़ा जाता है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं जो इस वक्त अपनी व्रत को पारायण कर रही हैं। देख सकते हैं कि ये अदरक और गुड़, इसका एक विशेष महत्व माना जाता है। इनसे ही पूछते हैं कि आखिर क्या विशेष महत्व है कि अदरक और गुड़ से आप अपना उपवास तोड़ रही हैं आज? अदरक हमारे पूजा में इस्तेमाल होता है कि तो हमारे लिए शुभ मानते हैं अदरक और गुड़ को, कि तो गुड़ का प्रसाद बनता है। जितना ठेकुआ का बनता है सब गुड़ से बनता है। खरना का खीर भी गुड़ से बनता है, इसीलिए गुड़ का ही उपास तोड़ते हैं। गुड़ और अदरक, नए अदरक को हम लोग प्रसाद में शामिल करते हैं और अदरक और गुड़ से ही उपास खोलते हैं। अदरक और गुड़ से उपास खोलने का कारण ये है ताकि हम लोग 24 घंटा का उपास रहते हैं। 24 घंटा से भी ज़्यादा का रहता है, 36 घंटे का। तो अदरक और गुड़ कहीं ना कहीं हमको एनर्जी देती है। ये नाक से लेकर माथे तक सिंदूर भरने की क्या परंपरा है? ये हम लोग को शुरू से परंपरा आया है और ये हम लोग को शादी में भी होता है, जो नाक से सिंदूर से ही भराता है। पूरा सिंदूर मतलब ये शुद्ध रूप माना जाता है ये जी। क्या मांगा आपने छठी मैया से, क्या मनोकामना मांगी? खुशियाँ, खुशियाँ, सिर्फ खुशियाँ। हम भी खुश रहे, सब खुश रहे, हमारे आसपास है वो भी खुश रहे और कोरोना भी दूर हो और आप लोग भी खुश रहे। सुख समृद्धि और जो कोविड-19 का जो प्रकोप है पूरे देश और प्रदेश में, उसे लेकर मनोकामना की गई है। ये छठ मैया से कामना की गई है कि जो देश में व्याप्त जो कोरोना है और सुख समृद्धि है वो लोगों के पास आए। यही कामना को लेकर छठी मैया के बीच और छठ घाट में जो छठव्रती है वो उपासना कर रही हैं। सुमित। ठीक है उमेश, आपका बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और जानकारी हमें देने के लिए। तो घाटों पर सुबह से ही महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। और हमने देखा कि बिलासपुर में किस तरीके से माहौल छठ के आखिरी दिन देखा जा रहा है। वहीं रायपुर के घाट पर क्या कुछ माहौल है उसका जायजा लिया हमारे न्यूज़ एडिटर अभिषेक शुक्ल ने। तस्वीरें रायपुर से आप देख रहे हैं, जहां पर घाटों पर महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही महिलाएं घाटों पर पहुंच रही हैं सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। और आज छठ महापर्व का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी भक्तों का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। महिलाओं का जो उत्साह है वो आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है यहाँ पर। तो आम के साथ साथ खास लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ। यहाँ के विधायक और महापौर दोनों मौजूद हैं, दोनों पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। विकास जी, व्यवस्थाएं आपने बड़ी बेहतरीन की, बधाई पहले तो उसके लिए। किस तरीके से इस बार के आयोजन को देख रहे हैं? देखिए,
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने छठ महापर्व की छुट्टी सरकार बनने के बाद में की। ये दूसरा साल है जब छठ पूजा में लोगों को छुट्टी दी जा रही है। किस प्रकार से 36 घंटा हमारी माताएं बहनें व्रत रखती हैं, उसके बाद अस्त सूरज की आराधना करती है, उगते हुए सूरज की आराधना करती है और अपने परिवार, अपने बच्चों का, अपने संतान की खुशहाली के लिए पूजा अर्चना करती हैं। ठंडे पानी में आधी रात में खड़े रहकर वो पूजा अर्चना करती है और ये पवित्र जगह है, क्योंकि हम माताओं बहनों को देवी के रूप में देखते हैं और वो देवी जो 36 घंटे उपवास रहने के बाद यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ रहती है, तो ये अपने आप में पवित्र जगह है। पूरे प्रदेश में हर घाट को स्वच्छ रखना, उसकी सफाई से लेकर सब वहाँ पर तात्कालिक व्यवस्था जो पूजा पाठ के लिए लगे उसकी हम लोगों ने की है। जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन और तमाम लोगों ने इसमें सहायता की है ताकि एक अच्छा वातावरण, कोविड-19 भी है उससे भी कैसे बचना है, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्यौहार को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ पूरे प्रदेश में मना रहे हैं। बिल्कुल, ये हम यहाँ पर देख भी रहे हैं। एजाज जी, किस प्रकार की व्यवस्था है इस बार हर बार से अलग रही है? निश्चित तौर पर इस बार तो कोरोना काल भी है और पहले तो ये कार्यक्रम हो रहा नहीं होगा इस ओप की स्थिति में था, मगर हमने प्रशासन से मांग की, विधायक जी ने सीएम साहब से बात की, हम लोग कलेक्टर साहब से बात करके इस त्यौहार को हमने, क्योंकि ये उत्तरी भारतीयों के लिए इससे बड़ा त्यौहार नहीं है और जिस तरीके से आज ये यहाँ पर लोगों का जन सैलाब उमड़ा, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया, जिस तरीके से समिति के द्वारा पूरे हर व्यवस्था जो गाइडलाइन थी सरकार की वो पूरी यहाँ पर की गई, तो त्यौहार भी बहुत अच्छा मना, लोग ने पूजा भी बहुत अच्छा की और ये हमारा बहुत बड़ा आस्था का, उत्तर भारतीयों का भी त्यौहार है और हमारा भी त्यौहार है। आस्था का पर्व था, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखने के लिए खास इंतजाम किए गए थे और प्रशासन से, सरकार से बात करके इन दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने इस पूरी व्यवस्था को करवाया जो कि बिल्कुल सफलतापूर्वक यहाँ आज संपन्न भी हो गई। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। बढ़ेगी आगे। रायपुर में विश्व मत्स्यिकी दिवस पर मछुआ सम्मेलन का आयोजन आज होना है। सीएम मछुआरों को बाइक से आइस बॉक्स का वितरण करेंगे। मछुआ आवास योजना के हितग्राहियों को अनुदान राशि का चेक भी मिलेगा। सुबह 11 बजे मछुआ सम्मेलन का आयोजन होगा। नाव, डोंगी और जाल का पूजन किया जाएगा। राजगीत का भी गायन इस सम्मेलन में होगा, इस समारोह में होगा। तो चलिए अब बात करेंगे कोरोना वायरस के संक्रमण की। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर हमें देखने को मिल रही है। रायपुर में कोरोना के 248 नए केस सामने आए। राजधानी की सीमाओं पर आने वालों की जांच होगी। बाहर से आने वाले लोगों की एंटीजन टेस्ट जांच हो सकती है। प्रदेश में गुरुवार को 2149 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं रायपुर में 2 समेत 17 मरीजों की मौत हुई है। पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 1323 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौटे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। पिछले 3 दिनों के आंकड़े डराने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना की सेकेंड वेव को लेकर चिंता जाहिर की है। इस बीच कोरोना पर सियासत भी गरमाने लगी। बाकी प्रदेशों के साथ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की सेकेंड वेव का असर दिखने लगा है। सितंबर में कोरोना के मामलों में बेहताशा बढ़ोतरी के बाद अक्टूबर और फिर उसके बाद नवंबर के शुरुआती दिनों में कोरोना संक्रमण में कमी देखी गई, लेकिन पिछले 3 दिनों में एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। एक दिन पहले के आंकड़ों पर गौर करें तो रायपुर 248 नए मरीज मिले, बिलासपुर में 101 मरीजों की पहचान हुई, रायगढ़ में 254 मरीजों की पुष्टि हुई, दुर्ग में 136 नए मरीज मिले, राजनांदगांव में 194 नए केस सामने आए। प्रदेश में 2149 नए मरीज की पहचान हुई। राज्य में अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 44,131 तक पहुंच गया है। 7,281 मरीजों का इलाज अब भी जारी है। इन आंकड़ों के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर चेताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी महकमों को पूरी तैयारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही लोगों से नियमों का पालन करने की भी अपील की है। छत्तीसगढ़ में भी
अभी वो स्थिति तो नहीं है जो दिल्ली में या दूसरे जगह सुनाई पड़ रहा है, लेकिन हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि यहाँ जो स्थिति है उसमें नज़र बनाए हुए हैं ताकि कोई यदि कोरोना बढ़ता है तो उसे हम निपट सकें। ये जो पॉजिटिव के आंकड़े हैं इनके प्रतिशत को आप देखिए, इनका प्रतिशत पिछले दिनों में बढ़ा है, घटा नहीं है। हम 6.2 पॉजिटिविटी पे आ गए थे, कल परसों के आंकड़े 7 से ऊपर फिर चले गए, 5 से नीचे हमको रहना है। तो स्थिति चिंता की अभी भी बनी हुई। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष ने कहा सरकार उत्सव मनाने में व्यस्त रही, उसे लोगों की जान की चिंता नहीं है। रिकवरी रेट हमारा जो होना चाहिए वो रिकवरी रेट में हम पीछे हैं, और इसका मूल कारण है कि सरकार का कोरोना को लेकर के जो संवेदनशीलता दिखाई देनी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग या सरकार की जो कार्यवाही दिखाई देनी चाहिए वो शून्य है, और लगभग सरकार उत्सव में लगे हुए हैं। चाहे कोरोना में जितनी मौत हो जाए उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ सकता है। सरकार ने अपनी तरफ से संक्रमण से बचाव की पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन पिछले 3 दिनों में जिस तेजी से संक्रमण के आंकड़े सामने आए हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में पिछले महीने से लापरवाह हुए लोगों को फिर से कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने पर सख्ती शुरू हो गई है। मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपये और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने पर 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। सरकार की कर्ज माफी और कोरोना संकट काल के बीच बिलासपुर संभाग में कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ गई है। 5 जिलों के किसानों ने 570 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। किसान एक मुश्त बोनस की राशि नहीं मिलने और फसल उत्पादन में ज्यादा खर्च को कर्ज लेने की वजह बता रहे हैं। वहीं अधिकारी नए किसान पंजीयन को इसकी वजह मान रहे हैं। कर्ज लेने को मजबूर किसान, बोनस राशि का एक मुश्त नहीं हो रहा भुगतान, या फिर बढ़ गए किसान। आखिर क्या वजह है कि बिलासपुर संभाग में कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ गई है? अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या 17,000 बढ़ गई है। साल 2019-20 में 1,55,000 किसानों ने कर्ज लिया था। वहीं 2020-21 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,72,000 हो गया। इस बार बिलासपुर संभाग के 5 जिलों के किसानों ने करीब 570 करोड़ का कर्ज लिया। खेती किसानी में ज़्यादा लागत आहे, माहों के प्रकोप 4 से 6 बार तक आए हैं, ओकर से उत्पादन भी कम हो है ना। रही बात धान खरीदी में किसानन हमन एक के बार दिए रहत हमको थोड़ा बोनस के राशि तो कुछ हल हो जाती कर जमा, लेकिन 3 बार 4 बार देती वो सरकार, जेकर से हम किसान मन के परेशानी के सामना करे में पड़त है। मैं आप मन के चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि कर्जा का माफ़ी आउ करेदार, तो हम थोड़ा किसान आगे बढ़ जाबो। देखा जाए तो राज्य सरकार हर किसान को 1 एकड़ पर 18,600 रुपये देती है। इसमें 11,000 नगद और बाकी पैसे खाद बीज के तौर पर दिए जाते हैं। हालांकि अधिकारियों की माने तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बड़ी संख्या में नए किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसकी वजह से कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ गई है। तो गत वर्ष हमने खरीफ 19 में लगभग 4 अरब 96 करोड़ रुपया का ऋण वितरण किया था, और इस वर्ष के लिए हमें 5 अरब 80 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके विरुद्ध हमने 5 अरब 65 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कर लिया। लगभग ये 90% से अधिक का लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। गत वर्ष की तुलना में लगभग 60 करोड़ ज़्यादा हमने ऋण वितरण किया है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि हमने जितने भी किसान पहले थे उसके तुलना में लगभग 16,000 किसान नए हमने अपने बैंक के साथ जोड़े हैं, और ये सभी कृषक पात्र हो गए नवीन ऋण वितरण के लिए, इसलिए हमारा ऋण वितरण बढ़ गया है। कर्ज के बोझ से दबे किसानों को उम्मीद है कि सरकार किस्त की जगह इस बार उन्हें बोनस की राशि एक मुश्त देगी, लेकिन यहाँ नए किसानों के पंजीयन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर संख्या बढ़ेगी तो कर्ज का बोझ भी बढ़ेगा। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। मरवाही की राजनीति से जोगी परिवार को बाहर करने के बाद अब कांग्रेस की नजर जोगी के दूसरे गढ़ कोटा पर है। यहां विधायक डॉक्टर अनु जोगी को कांग्रेस घेरने की तैयारी में है। मरवाही में बीजेपी को समर्थन के मुद्दे को कांग्रेस कोटा की जनता के साथ विश्वासघात बता रही है। कांग्रेस जन जागरण अभियान भी चलाने जा रही है।
मरवाही तो जोगी परिवार के हाथ से निकल चुका है। जोगी के पहले गढ़ में कांग्रेस सेंध लगा चुकी है। अब बारी दूसरे गढ़ कोटा की है। जी हां, जाति मामले में पेच फंसने के बाद अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी चुनाव नहीं लड़ पाए और अंत में कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी को समर्थन दे दिया। कांग्रेस फिर भी जीत गई और अब बीजेपी को समर्थन देने को उसने मुद्दा बना लिया है। अब निशाने पर रेणु जोगी हैं। उनका विधानसभा क्षेत्र कोटा है। जोगी कांग्रेस के विधायक अलग अलग राह पर चल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जोगी कांग्रेस की इस फूट को हथियार बनाकर जोगी परिवार पर घेराबंदी मजबूत बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस कोटा के मतदाताओं के पास जाएगी क्योंकि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया है और इस बात को आम जनता को, क्योंकि वहाँ के जनता और वहाँ के लोग वो में ये दर्द है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया है और जिनको हमने जिताया है वही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी आम जनता के बीच जाएगी। उधर कांग्रेस की इस सियासी घेराबंदी को जोगी कांग्रेस ने राजनीतिक हमला बताया है। डॉक्टर रेणु जोगी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन पर राजनीतिक हमले तेज हो गए हैं। अब किसने किसके साथ विश्वासघात किया है ये तो जनता देखी है। पुराने चुनाव में 2018 के मैं आखिरी समय तक इंतज़ार कर रही थी कि मुझे कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाएगी, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो तत्काल मुझे कुछ निर्णय लेना था और जोगी जी ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से मुझे सीट प्रस्तावित की और मैंने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से लड़ा। ये मैं मानती हूँ कि कांग्रेस की वो परंपरागत सीट है, आज़ादी के बाद नहीं हारे हैं, पर ये भी समझती हूँ कि जनता बहुत जागरूक हो गई है। कौन उसका हितैषी है ये जानकर वो निश्चय ही मेरे जो उन्होंने आशीर्वाद दिया उसमें कोई कमी नहीं आने देगी। मरवाही की राजनीति से आउट होने के बाद जोगी कांग्रेस की राह आगे आसान नहीं दिख रही, लेकिन कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं होगा। देखना होगा कि 2023 के चुनाव आने तक जोगी कांग्रेस के गढ़ में क्या समीकरण फिट करती है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। वहीं छत्तीसगढ़ की कवर्धा की राज परिवार में मची खींचतान सड़क पर पहुंच गई है। कवर्धा में 12वीं पीढ़ी के राजा और पूर्व विधायक योगेश्वर राज सिंह पर उनकी ही भांजी ने कपड़े फाड़ने, महल से धक्का मारकर बाहर निकालने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। उनकी भांजी ने गुरुवार देर रात करीब 1 बजे कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं रानी कृति देवी ने आरोपों को निराधार बताया। राजा के वकील ने इसे साजिश करार दिया। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की साजिश सूचना पहले से ही थाने में दे दी गई थी। कवर्धा की राजमाता और पूर्व विधायक शशि प्रभा देवी का 24 अक्टूबर को निधन हो गया था। उनकी 13वीं में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से नातिन गोपिका सिंह जूदेव अपनी मां और पिता के साथ 26 अक्टूबर को कवर्धा राजमहल पहुंची। गोपिका का कहना है कि 19 नवंबर तक वो अपने माता पिता के साथ नानी के राजमहल में ही रुकी थी। गोपिका ने आरोप लगाया है कि मामा ने मम्मी पापा से कहा कि लड़की को यहाँ छोड़ोगे तो खून खराबा हो जाएगा, ये महल मेरा। गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ है, वो गुजरी थी 24 अक्टूबर को, मतलब 1 महीना भी खत्म नहीं हुआ है और वो ये बिहेवियर कर रहे हैं। प्रॉपर्टी के लेकर कुछ ऐसा कुछ विवाद हुआ था, ऐसा बता कुछ है क्या? मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करूंगी, वो यही बता सकते हैं कि इतनी हरकतें उनको क्या करने की ज़रूरत थी। और हम उनकी भांजी हैं, सगी भांजी हैं, वो मैं सगे मामा है। ऐसा कौन करता है घर वालों के साथ? वही आपको बताएं उनकी हरकतें ऐसी क्यों हैं, इतनी नीच और इतनी गंदी हरकत क्यों है उनकी। और हमें नहीं लगता कि आपके दिमाग में ये सोच आना भी चाहिए कि आपके महाराज साहब अपनी भतीजी की कपड़ा फाड़ सकते हैं। इतना घटिया हम नहीं हैं। आरोप तो सब लगा सकते हैं। जैसे हमने कहा, हमारे महाराज साहब को शक था, इसलिए इनने पहले रिपोर्ट लिखाई। अगर वही मामला घर में होता तो क्या आरोप लग सकता था? बंटवारे की मांग को लेकर के मनमुटाव कुछ बातचीत हुए थे उनके बीच में, तो उसके बाद उनको लगा कि हो सकता है कि ये लोग आगे कुछ षड्यंत्र पूर्वक या साजिश करके कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने
कल जा करके जो है रिपोर्ट जो है दर्ज करा दिए थे, सूचना दे दिए थे। इसमें उनके जमीन संबंधी के संपत्ति को लेकर विवाद के बाद भी उल्लेख है इसमें प्रकरण में, तो जांच से स्पष्ट होगा कि इस बात को लेकर के विवाद दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ का भी आरोप लग रहा है। अभी तो जांच से पता चलेगा, उन्होंने जो है किया है दुर्व्यवहार का, जांच करेंगे, जांच पर भी उचित करेंगे। आखिरकार राजनांदगांव के खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह के लेटर का असर हो ही गया। उन्होंने अवैध सट्टा और शराब को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को एक लेटर लिखा था। गढ़ई थाना पर संरक्षण देने का आरोप लगाया था। इस मामले में गढ़ई थाना के 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई, दोनों को लाइन अटैच कर दिया गया है। जिन पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है उनमें राजेंद्र साहू और मुस्तकीम खान का नाम शामिल। यहाँ पे गंडई थाने के अंतर्गत वहाँ पे एक शिकायत मिला था कि वहाँ पे कोई पुलिस का कर्मचारी जो है सट्टा के अंतर्गत वहाँ पे उन लोगों का संलिप्तता है पाया न जाना, एक शिकायत मिला था। उसी के अंतर्गत उन लोगों को 2 आरक्षक लोगों को लाइन अटैच किया गया है और जांच एक राजपत्र अधिकारी के द्वारा